हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग करेंगे क्लास 7 की ज्योग्राफी और यूनिट 4 इज़ अबाउट एयर। एयर क्या है? एयर इज़ हवा। जब हम लोग हवा की बात करते हैं, एयर की बात करते हैं, एयर में क्या है? हमारे अर्थ है। आर अर्थ इज सराउंडेड बाय ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। हमारी अर्थ के चारों ओर क्या है? एटमॉस्फेयर। वी हैव एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में क्या है? एटमॉस्फेयर में है ढेर सारी गैसेस। अब ये गैसेस कौन कौन सी है इसको हम लोग देखेंगे। जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड देन वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा वी हैव आर्गन। इस तरह की ढेर सारी गैसेस हैं। ऑल लिविंग बींग्स ऑन दिस अर्थ डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल। जितने भी लिविंग बींग हैं, हम लोग एनिमल्स की बात करें या प्लांट्स की बात करें या हम लोग ह्यूमंस की बात करें, हम सबको एयर की ज़रूरत है। इट प्रोवाइड अस द एयर वी ब्रीथ। हम सांस लेते हैं तो एयर जाती है। प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द सन रेज। विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन वी would be baked alive by the heat of the sun during day and get frozen during night. एटमॉस्फेयर क्या करता है? जैसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, इधर सन है। अभी सन से जो रेज आती हैं ये नीचे आएंगी और नीचे एटमॉस्फेयर में जाके यहाँ के ये ट्रैप हो जाती हैं। ट्रैप होकर जब वापस जाती हैं, वापस नहीं जाती, कुछ वापस जाती हैं लेकिन सारी वापस नहीं जाती, कुछ अंदर ही रह जाती हैं। अंदर रह के ये क्या करती हैं? अर्थ को वार्म बनाए रखती हैं। अर्थ को वार्म बना के रखते हैं हमारे लिए, ताकि हम लोग डे और नाइट में हम आराम से सरवाइव कर सकें। जो टेम्परेचर है ये बहुत फेवरेबल हो हम लोगों के लिए। फेवरेबल टेम्परेचर का मतलब क्या है? ना ज़्यादा गर्मी हो ना ज़्यादा सर्दी हो। अभी जब हम लोग इनकी बात करते हैं, गैसेस की बात करते हैं, एयर की बात करते हैं, तो उसमें एक होती है ओजोन। ओजोन इज ऑक्सीजन के 3 मोलिक्यूल्स होते हैं उसमें। अब ये ओजोन क्या करती है? जितनी भी हार्मफुल रेज आती हैं सन से, है ना, हार्मफुल रेज का मतलब है यूवी ए और बी रेज, है ना, या फिर और भी बहुत सारी रेज हैं, लेकिन जनरली हम लोग यूवी रेज को अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं वो प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस हम सब के लिए बहुत हार्मफुल हैं, कैंसरस होती हैं वो। ये ओजोन लेयर क्या करती है? ये उनको एक जब हम ये ओजोन लेयर मान लेते हैं तो ओजोन लेयर क्या करेगी? ये ब्लॉक करती है उनको अंदर एंटर करने के लिए। और वो ब्लॉक करेगी तो वो अंदर नहीं आएंगी। अंदर नहीं आएंगी तो जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स जो इसके ऊपर सर्वाइव कर रहे हैं उनके ऊपर कोई भी बैड इम्पैक्ट नहीं होगा। सो इट इज़ दिस मास ऑफ एयर दैट हैज़ मेड द टेम्परेचर ऑन अर्थ लिवेबल। टेम्परेचर जो अर्थ का वो लिवेबल हुआ, क्यों? किसकी वजह से? ये ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, जिसमें मीथेन भी आती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आती है। और ये क्या करती हैं? ये जो सन की रेज है उनको ट्रैप कर लेती हैं, ताकि हमारा जो अर्थ है ना ज़्यादा ठंडा हो और ना ज़्यादा गर्म हो। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन द एटमॉस्फेयर क्रिएट अ ग्रीन हाउस इफेक्ट, है ना, बाय ट्रैपिंग द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ। ये हमने अभी देखा, वो ट्रैप कर लेती है। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस, एंड without it the earth would have been too cold to live. However, when its level in the atmosphere increases due to factory smoke or car fumes, the heat retained increases the temperature of the earth. This is called global warming. हम लोगों ने अभी क्या बात की थी? जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इसको इन रेज को ट्रैप कर लेती है और ये टेम्परेचर को मेंटेन करती हैं। लेकिन जब CO2 का जो क्वांटिटी है ये इंक्रीज़ हो जाएगी, है ना। CO2 की क्वांटिटी इंक्रीज़ होने का मतलब क्या है? जब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अधिक मात्रा में हो जाएगी, अधिक मात्रा में होने का मतलब क्या हुआ कि जो सन की रेज नीचे आ रही हैं ये अधिक मात्रा में ये ट्रैप होनी शुरू हो जाएंगी। अधिक मात्रा में टेम्परेचर होंगी तो ट्रैप होंगी तो हमारा जो टेम्परेचर है ये भी इंक्रीज़ हो जाएगा। CO2 इंक्रीज़ होगी तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो हम लोगों का जो रहने में इनकन्वीनियंस होगा, गर्मी अधिक हो जाएगी। तो इसलिए इनको ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। और गर्मी अधिक होने का मतलब है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के कितने बैड इम्पैक्ट्स हैं ये आप लोग सुनते ही रहते होंगे न्यूज़ में। जैसे ग्लेशियर्स हैं ये पिघल जाएंगे, जितने भी ग्लेशियर्स हैं हमारे हिमालयाज़ पे ये पिघल जाएंगे। इनके पिघलने से क्या होगा? जो ओशन है, ओशन में जो वाटर क्वांटिटी है ये इंक्रीज़ हो जाएगी। इससे क्या होगा? जो कॉन्टिनेंट्स हैं से ये हमारी अर्थ है और ये सारे कॉन्टिनेंट्स हैं।
तो ये कॉन्टिनेंट्स क्या होंगे, कुछ डूब जाएंगे, है ना, क्योंकि पानी की मात्रा अधिक हो गई तो वो जो लो लाइंग होंगे जिनका लेवल थोड़ा सा नीचे होगा वो डूब जाएंगे, और धीरे धीरे इनका जो लेवल बढ़ता जाएगा तो और जो है उनके ऊपर भी लाइफ थ्रेटनिंग इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। This rise in temperature causes the snow in the coldest part of the world to melt. As the result, the sea level rises, causing floods in the coastal areas. There may be drastic change in the climate of a place, leading to extinction of some plants and animals in the long run. कुछ plants और animals क्या होंगे, ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। हमेशा के लिए ख़त्म होना is known as extinct होना। तो ये इसके बैड इम्पैक्ट्स हैं। अब कॉम्पोजिशन देख लें एटमॉस्फेयर की कॉम्पोजिशन क्या है। जब हम कॉम्पोजिशन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर द टू गैसेस विच मेक अप द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, ये बहुत हाई क्वांटिटी में अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन ये स्मॉल क्वांटिटी में अवेलेबल है, टाइनी क्वांटिटी में अवेलेबल हैं। नाइट्रोजन इज़ द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर, ये बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में अवेलेबल है एयर में। When we inhale, we take some amount of nitrogen into our lungs and exhale it. जब हम सांस लेते हैं तो कुछ नाइट्रोजन भी अंदर जाती है, लेकिन जब प्लांट्स को क्या अपनी ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है, तो लेकिन वो डायरेक्टली इसको ऐसे ही अपना जो रेस्पिरेटरी जो प्रोसेस है जिससे वो उनका खाना बनता है, फोटोसिंथेसिस कह सकते हैं उसे, तो वो वैसा नहीं कर पाते, उसको डायरेक्टली नहीं ले पाते, तो उनको क्या चाहिए, कुछ बैक्टीरिया की ज़रूरत होती है जिसका नाम है राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया की मदद से क्या करती है, वो जो नाइट्रोजन अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में इसको वो सॉइल के अंदर मिक्स कर देती है और प्लांट अपनी रूट से इसको अपने अंदर कंज्यूम कर लेते हैं, जो इनकी ग्रोथ में हेल्पफुल होता है। जैसे कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी रूट्स क्या करती है, ये हेल्प करती है नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से सॉइल के अंदर फिक्स करने में। ये प्लांट कौन से होते हैं, जैसे पल्सेस हो गई, दाल के पौधे जितने हो गए, है ना, पल्सेस के अलावा ग्राम, चना, ये सब क्या करते हैं, ये इनके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया होता है इनके रूट्स में, ये ऑटोमेटिकली एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेके ये सॉइल में उसको फिक्स कर देते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है, जब रेन होती है ना, बारिश जब होगी तो बारिश होते समय जितनी भी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, ये कुछ नाइट्रोजन इसमें मिक्स हो जाती है पानी में और ये जाके सॉइल में जाती है और सॉइल में जाके देन इट हेल्प्स इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। Bacteria that live in the soil and roots of some plants take nitrogen from the air. Roots of the some plants, कौन से plants, ये हैं ये जितने भी pulses हैं या ग्राम हैं, ये सारे इनकी roots क्या करती हैं, फिक्स करने में हेल्प करती हैं। And changes form so plants can use it. ऑक्सीजन क्या है, इज़ द सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस, है ना, ये सेकेंड नंबर पे सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, देन कम्स आउट टू बी ऑक्सीजन। ह्यूमंस एंड एनिमल्स, ऑक्सीजन कितने परसेंट अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में, 21%। ह्यूमंस एंड एनिमल टेक ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एज दे ब्रीथ, जब वो सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं। ग्रीन प्लांट्स प्रोवाइड ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस होती है तो वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। रात में क्या होता है, रात में सूरज नहीं होता, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो होता है इसके अंदर सनलाइट की आवश्यकता है। सनलाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन इनहेल करना शुरू कर देते हैं और CO2 रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं। In this way, oxygen content in the air remain constant. If we cut trees, then the balance get disturbed. बैलेंस डिस्टर्ब कैसे होगा, अगर हम पेड़ पौधे काट देंगे तो उससे क्या होगा, जो ऑक्सीजन का इनटेक है वो इंसान उसको लेता रहेगा, लेकिन जो CO2 रिलीज़ करते रहेंगे हम लोग, लेकिन CO2 को O2 में कन्वर्ट करने वाला जो मैकेनिज्म है ये ख़त्म हो जाएगा। इससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगी, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, इधर से ग्लोबल वार्मिंग होगी और यहाँ हमें सांस लेने में दिक्कत आएगी, तो इस तरह से परेशानी हो सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट गैस। ग्रीन प्लांट्स यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, CO2 लेते हैं। ह्यूमंस और एनिमल्स रिलीज़ कार्बन डाइऑक्साइड, हम एनिमल और ह्यूमन क्या करते हैं, हम CO2 रिलीज़ करते हैं और O2 इनहेल करते हैं।
The amount of CO2 released by humans and animals seems to be equal to amount used by plants, which make a perfect balance. However, the balance is upset by burning fuels such as coal and oil. They add billions of tons of carbon dioxide into atmosphere each year. As a result, the increase in volume of CO2 is affecting the Earth's weather and climate. अभी क्या होगा, इससे जब हम ज़रा फ्यूल बर्न करेंगे, ज़्यादा CO2 रिलीज़ करेंगे, तो जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा. इसको हम लोगों ने जस्ट अभी पढ़ा था. जब हवा गर्म होगी, है ना, वो क्या करेगी, एक्सपैंड करेगी. एक्सपैंड करने का मतलब क्या है, जैसे कुछ पार्टिकल्स हैं हवा के, अभी हम लोग देख लेते हैं इसको एक बार. जब हवा गर्म होगी तो वो एक्सपेंड करेगी, जब वो ठंडी होगी तो क्या होगा, वो डेंस हो जाएगी, है ना. डेंस होने का मतलब है कि उसमें जो पार्टिकल्स हैं, जैसे ये एयर पार्टिकल्स हैं, ये जब हम गर्म करेंगे इसको, जब वो गर्म होगी बिकॉज ऑफ सनलाइट की कह सकते हैं, किसी भी रीज़न से, गर्मी की वजह से, तो ये पार्टिकल्स क्या हैं, ये दूर दूर चले जाएंगे, है ना. दूर दूर जाने का मतलब क्या है, एयर एक्सपैंड हो गई. और जब ठंडी होगी, जब ठंडा मौसम होगा तो क्या है, ये बहुत डेंस हो जाएगी. और जब वो गर्म होगी, एक्सपैंड होगी, तो क्या है, वो ऊपर की तरफ जाएगी. कोल्ड एयर क्या होती है, गर्म ठंडी हवा क्या होती है, वो डेंस होती है, बहुत नज़दीक नज़दीक उसके सारे एटम्स होते हैं, और वो बहुत हैवी होती है. हैवी होने क्या होगा, वो हैवी होने के कारण नीचे रहेगी. अगर मान लो उसे थोड़ी देर के लिए ये एटमॉस्फेयर है, तो ठंडी हवा कहाँ रहेगी, ये ऊपर ऊपर रहेगी, और गर्म हवा क्या होगी, ये सरफेस के आसपास रहेगी, नीचे नीचे रहेगी. इसीलिए क्या होगा, ये भारी है नीचे आ गई, और हॉट एयर ऊपर चली गई, कोल्ड एयर नीचे आ गई, और फ्रॉम सराउंडिंग रशेस टू फिल इन द गैप. जैसे हॉट एयर ऊपर चली गई तो गर्म हवा क्या करेगी, दौड़ के इधर आएगी, और जो गैप, जो वॉइड बन गया, इसको फिल कर देगी. इसी तरीके से क्या होता है, ये एयर सर्कुलेशन होता है. फिर ये ऊपर गई तो ऊपर जाके एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर लिया, मॉइस्चर ले गई, फिर ये भारी हुई कि फिर नीचे आएगी. और यहाँ गर्मी थी, गर्मी के कारण क्या हुआ, इसका जितना मॉइस्चर था वो सारा का सारा इवेपोरेट हो गया. ठंडी हुई, गर्म होते ही ऊपर चली जाएगी हल्की होके. तो इस तरीके से ये पूरा ये सर्कल मेंटेन रहेगा, नीचे से ऊपर. इसको कहते हैं एयर सर्कुलेशन. अब स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर. स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में कुछ यहाँ आपको यू मे फाइंड फ्यू ऑफ द चेंजेस हियर, है ना. कुछ चेंज नज़र आएंगे हम लोगों को, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं. हमारे एटमॉस्फेयर में 5 लेयर हैं: ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर. ये याद रखेंगे हम लोग ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये इवन बड़े बड़े एग्जाम्स में भी आते हैं, ये सारे लेयर्स, कितने कौन सी लेयर हैं और सीक्वेंस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, एंड देन वी हैव थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर. अभी इसका जो डाटा है एनसीईआरटी का, ये अपडेटेड नहीं है. तो अपडेटेड डाटा हम लोगों ने कहाँ से लिया, हम लोगों ने एनसीईआर जो नासा की साइट है वहाँ से लिया, और नासा की साइट से लेके हम लोग सीधा उसी को पढ़ लेते हैं यहाँ पढ़ने की बजाय. तो ये देखते हैं हम लोग, ये किलोमीटर्स में दिया है. वी हैव ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर, एंड दिस इज आयोनोस्फेयर. आयोनोस्फेयर की हम लोग बात कर लेंगे थोड़ी देर में. जब हम लोग ट्रोपोस्फेयर की बात करते हैं तो ट्रोपोस्फेयर क्या है, स्टार्ट एट द सरफेस, जो अर्थ का सरफेस है वहाँ से शुरू होके 8 से 48 टू 14.5 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 5 to 9 माइल्स, ये उतना किलोमीटर तक इट वर्क्स. 8 किलोमीटर्स टू 14.5 किलोमीटर. अगेन ये डिपेंड करता है ये ओशन सरफेस है या फिर ये लिथोस्फेयर है ना, मतलब कॉन्टिनेंट वाला हिस्सा है. अगर ये कॉन्टिनेंट वाला हिस्सा होगा तो ये जो हाइट है ये कम होगी, ओशन वाला होगा तो ज़्यादा होगी. फॉर एग्जांपल जब हम ओशन की बात करते हैं तो सी लेवल से लेके ऊपर तक जाएगा. अगर हम लोग कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, से यहाँ पे एक माउंटेन था, तो माउंटेन की हाइट से लेके यहाँ तक की हम लोग बात कर रहे हैं. इसलिए ऑटोमेटिक जब ये कॉन्टिनेंट वाला हिस्सा है तो यहाँ ये कम डिस्टेंस दिखेगा, लेकिन ओशन वाला हिस्सा है तो यहाँ ज़्यादा डिस्टेंस नज़र आएगा. दिस पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर इज डेंसेस्ट, ये सबसे ज़्यादा डेंस है एटमॉस्फेयर का. ऑलमोस्ट ऑल वेदर इज इन विद दिस रीजन. जितने भी वेदर होते हैं, सर्दी, गर्मी, रेनफॉल, है ना, ये सब के सब इसी ट्रोपोस्फेयर में ही अवेलेबल होते हैं.
This lower level includes most of the climate system that create condition that make earth suitable for life. इसी की वजह से जो भी लाइफ की पॉसिबिलिटी है धरती के ऊपर, इसी की वजह से जो संभावनाएं हैं ये सिर्फ और सिर्फ ट्रोपोस्फेयर की वजह से हैं। जब हम लोग स्ट्रेटोस्फेयर की बात करते हैं, स्टार्ट जब जस्ट अबाउट ट्रोपोस्फेयर, जैसे हम लोगों ने बोला था ट्रोपोस्फेयर यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रोपोस्फेयर है, तो स्ट्रेटोस्फेयर क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रेटोस्फेयर लाई करेगा एंड एक्सटेंड टू 50 किलोमीटर्स, और ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर तक ये एक्सटेंड करता है। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 50 किलोमीटर्स। द इम्पोर्टेंट ओजोन लेयर इज लोकेटेड हियर विच एब्जॉर्ब्स एंड स्कैटर्स सन्स हार्मफुल यूवी रेडिएशंस टू प्रोटेक्ट लाइफ। अब इसी स्ट्रेटोस्फेयर में ही क्या है, यहीं पे हमारे पास है ओजोन लेयर जो हमें यूवी रे से प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट इज मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर यहाँ से लेके ऊपर मीजोस्फेयर जाएगा एंड जस्ट अबव स्ट्रेटोस्फेयर एक्सटेंड टू 85 किलोमीटर्स, ये 85 किलोमीटर तक एक्सटेंडेड है। और मीटियोर्स बर्न अप इन दिस लेयर, हम लोगों ने पिछली वीडियोस में देखा था कि मीटियोर्स जो होते हैं, मीटियोर्स मीटियोराइज, ये जब एटमॉस्फेयर में आते हैं तो ये जल जाते हैं, मैक्सिमम जल जाते हैं, जो नहीं जलते वो फिर नीचे आके छोटे छोटे होल डेवलप कर देते हैं पृथ्वी के ऊपर बिकॉज ऑफ स्पीड एंड बिकॉज ऑफ हाइट, उसकी वजह से। तो मेजरली मीटियोर्स कहाँ बर्न होते हैं, ये मीजोस्फेयर में आके ये ख़त्म हो जाते हैं। नेक्स्ट इज थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर क्या है, जैसे हम लोगों ने ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर देखा है, इसके ऊपर हमारे पास है ये है थर्मोस्फेयर। ये 600 किलोमीटर्स तक अवेलेबल है एंड ऑरोरा एंड सैटेलाइट्स अकर इन दिस लेयर। जो भी ऑरोरा देखते हैं हम लोग, ये भी हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था, और जितने भी सैटेलाइट्स हैं ये सारी इस जोन में अवेलेबल होती हैं। नेक्स्ट इज आयोनोस्फेयर। आयोनोस्फेयर इज एन अबंडेंट लेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसी इलेक्ट्रॉन्स की एक लेयर है एंड आयोनाइज्ड एटम्स, जो एटम्स हैं जो आयोनाइज्ड है, जिनका अपना कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, and molecules that stretches about 48 kilometers above the surface to the edge of the space at about 965 किलोमीटर। ये कैसे चलती है, आयोनोस्फेयर होता है 48 किलोमीटर से लेके इट इज़ टिल 965 किलोमीटर्स तक ये अवेलेबल है। ओवरलैपिंग इनटू मीजोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर, मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर में आकर ये मतलब इन दोनों स्फेयर्स में ये अवेलेबल है, इन दोनों लेयर्स में। दिस डायनामिक रीजन ग्रोज एंड श्रिंक्स बेस्ड ऑन सोलर कंडीशन, सोलर जो अपनी जो सोलर सिस्टम की कंडीशन है उसके हिसाब से ये बढ़ जाती है और ये छोटी भी हो जाती है। एंड डिवाइड्स फर्दर इनटू सब रीजन, ये बहुत सारे रीजन में डिवाइड हो जाती है, जैसे डी, ई एंड एफ, बेस्ड ऑन व्हाट वेवलेंथ सोलर रेडिएशन इज एब्जॉर्ब, जो सन की जो रेडिएशन है वो किस लेवल की उसने एब्जॉर्ब की है, उसके हिसाब से इसके अलग अलग लेवल हैं, डी, ई एंड एफ। द आयोनोस्फेयर इज क्रिटिकल लिंक इन द चेन ऑफ सन अर्थ इंटरेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस रीजन इज व्हाट मेक्स रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल, इसी रीजन की वजह से क्या होता है, जो रेडियो कम्युनिकेशन हैं ये पॉसिबल होती है। रेडियो कम्युनिकेशन का मतलब है जैसे हमारे पास फ़ोन आता है ना, किसी का, जैसे से इफ somebody is sitting in US or somebody is sitting in Delhi and the person is calling another guy who is sitting in Kolkata, maybe Raipur or maybe Chennai, या फिर बंदा US में बैठा हुआ है उसको कॉल कर रहा है, कनाडा में है तो उसको कॉल कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल है, आयोनोस्फेयर की वजह से। इसको हम लोग देख सकते हैं, दिस इज़ आयोनोस्फेयर, ये अलग अलग रेडिएशन है, इसके हिसाब से इसको इसकी पॉसिबिलिटी को शो किया है। नाउ एक्सोस्फेयर, ये अपर मोस्ट लिमिट है एटमॉस्फेयर की, ये एक्सटेंड फ्रॉम टॉप ऑफ थर्मोस्फेयर टू 10,000 किलोमीटर्स, यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सोस्फेयर है, ये है 10,000 किलोमीटर्स। इसको मैं एक बार फिर से देख लेते ताकि हमें याद हो जाए। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर एंड नाउ वी हैव आयोनोस्फेयर। इनके अलग अलग जो लैटिट्यूड जितने भी ऑल्टीट्यूड जो है ये हम लोग याद कर लेंगे। नाउ वी हैव समथिंग एल्स ऑल्सो हियर, यहाँ दिया है ट्रोपोपॉज, स्ट्रेटोपॉज, मीजोपॉज,
ये क्यों दिए हैं, ये वाला ये पूरा हिस्सा क्यों दिया है, ये हमें एक मिनट ना, आई शो यू दिस। हाँ, ये पूरा ट्रांजिशन जोन शो करता है। यहाँ से यहाँ तक का जो ट्रांजिशन जोन है दिस इज कॉल्ड ट्रोपोपोज, यहाँ से यहाँ तक का ट्रांजिशन स्ट्रेटोपोज, यहाँ से यहाँ तक का ट्रांजिशन इज कॉल्ड मीसोपोज। फॉर 10 days नोट डाउन वेदर रिपोर्ट फ्रॉम लोकल न्यूज़। अभी हम क्या करेंगे, एक एक्टिविटी दी है, आप 10 दिन तक जो भी लोकल न्यूज़पेपर है या फिर टीवी चैनल है जहाँ पे न्यूज़ में दिखाते हैं, टेम्परेचर दिखाते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस बताते हैं या टेम्परेचर बताते हैं, तो 10 दिन तक अपना नोट कीजिए और देखिए वो कैसे रोज़ रोज़ चेंज हो जाता है। इसको नोट करने के अलावा एक और अच्छा तरीका है कि हम लोग अपने मोबाइल फ़ोन में जब हम लोग वेदर रिपोर्ट देखेंगे, वेदर रिपोर्ट में जितने दिन का आपको चाहिए वो पुराने दिन का पूरा दिखा देगा आपको। 5 दिन का चाहिए, 10 दिन का चाहिए, 15 दिन का या 1 महीने का पूरा दिखा देगा वो। नो, वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस होता है, कभी कभी हम लोग सुनते हैं वेदर इज़ आर टू आर डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर। ये क्या है, हर घंटे की या हर दिन की रिपोर्ट है। लेकिन जब हम लोग क्लाइमेट की बात करते हैं, क्लाइमेट क्या है, ये ओवरऑल सिनेरियो की बात करता है। ए हॉट एंड ह्यूमिड वेदर मे मेक वन इरिटेबल। गर्म और ह्यूमिड टाइप का एटमॉस्फेयर होगा तो वो क्या क्या करेगा, वो वेदर क्या करेगा, हमें मतलब इरिटेशन होती है, अनकंफर्टेबल फील होता है। लेकिन एक प्लेजेंट अच्छा जहाँ हवा चल रही हो और इस तरह का जो वेदर, ये क्या करेगा, हमें अच्छी फील आती है इसमें। वी लाइक सच काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर, हम चीयरफुल हो जाते हैं और हम बाहर घूमने भी चले जाते हैं, पिकनिक पे चले जाते हैं, कुछ और प्लान कर लेते हैं। वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे, लेकिन एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जो एक एवरेज वेदर कंडीशन है थोड़े से लंबे समय तक अगर किसी भी एक जगह पे रहते हैं तो दिस इज़ कॉल्ड क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। ये प्लेस टू प्लेस डिपेंड करता है। कुछ कुछ बोलते हैं ना हम लोग, जैसे हम कश्मीर के बारे में बोलते हैं, कश्मीर क्या है, कश्मीर एक ठंडी जगह है ना, कोल्ड प्लेस है। कोल्ड प्लेस क्यों है, जो कि मेजर जो ड्यूरेशन है क्या होता है, यहाँ ठंड रहती है और जब सर्दियों में क्या होता है, यहाँ बर्फ़बारी होती है, तो इसलिए इसका क्लाइमेट कैसा है, इट इज़ कोल्ड क्लाइमेट। लेकिन जब हम लोग राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान क्या है, कंपैरेटिवली इट इज़ अ हॉट प्लेस, ये थोड़ा सा गर्म है। जब हम लोग टेम्परेचर की बात करते हैं तो डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कूलनेस ऑफ एयर इज़ नोन एज टेम्परेचर। मतलब जो हम कितना गर्म है, कितनी ठंड है। जैसे हमें बुखार होता है ना, जब हमें फीवर होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम थर्मामीटर लेके अपना बुखार चेक करते हैं। तो उसमें कैसे बताएंगे, 100 डिग्री है, 101 डिग्री है, 102 है या फिर 98 है या 97 है। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कितना बुखार है, कितनी गर्मी है हमारी बॉडी में। तो इसी हिसाब से क्या है, हम लोग दिन का, रात का या किसी भी प्लेस का उसकी डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस देखते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, टेम्परेचर। जब हम लोग टेम्परेचर नापते हैं तो उसके लिए किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, थर्मोमीटर का। जब हम किसी जगह का प्रेशर नापते हैं, प्रेशर नापने के लिए हम बैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। और कितनी बारिश हुई ये नापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेन गॉज का इस्तेमाल करते हैं। ये कैसे काम करता है, बारिश हो रही है और आप कोई भी एक टम्बलर बाहर रख दीजिए, उसमें जितना पानी कलेक्ट हो जाएगा तो उसको देखिए कितने सेंटीमीटर तक है, तो उसको कहते हैं कि आज से 100 सेंटीमीटर बारिश हुई, आज 50 सेंटीमीटर बारिश हुई, तो उसको नापने का यही तरीका है, दिस इज कॉल्ड रेन गोज। विंड वेन, ये एक अक्सर आपको ये गाँव में नज़र आ जाता है, और ये मुर्गा है और इधर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लिखा होता है, जैसे ये घूमेगा। तो विंड वेन क्या करता है, डायरेक्शन दिखाता है हवा की, कि हवा किस दिशा की है। ईस्ट से अगर हवा आ रही है तो दिस इज कॉल्ड ईस्टर्ली, है ना। वेस्ट से आ रही है तो दिस इज कॉल्ड वेस्टर्ली, है ना। ईस्ट वेस्ट को हम लोग कैसे देखते हैं, जब भी हम लोग डायरेक्शन देखेंगे तो ऊपर हमेशा नॉर्थ होगा, नॉर्थ के हमेशा पीछे क्या होगा, साउथ, उत्तर, दक्षिण। आपके राइट साइड में हमेशा ईस्ट होगा और इधर लेफ्ट में वेस्ट। तो ये क्या है, पूर्व पश्चिम, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अगर हवा इस दिशा से आ रही है तो इसको कहते हैं ईस्टर्ली, अगर वेस्ट से आ रही है तो इसको कहते हैं वेस्टर्ली। ये विंड डायरेक्शन में पढ़ेंगे हम लोग इसी यूनिट में थोड़ा सा आगे जाके। टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर चेंज नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट ऑल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन।
जो टेम्परेचर है ये दिन और रात में भी चेंज होता है और अलग अलग सीज़न में भी चेंज होता है। जैसे समर्स में बहुत गर्मी होती है, विंटर्स में बहुत ठंड होती है, बारिश में नॉर्मल टेम्परेचर होता है। अगर हम दिन में करें तो गर्मी होती है कंपैरेटिवली, रात में कंपैरेटिवली ठंड होती है। इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है इसमें, इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज इंसोलेशन। इंसोलेशन क्या है, इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। के जैसे हम लोग बात करते हैं, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था ग्रीन हाउस का या CO2 का के बारे में बात की थी हम लोगों ने। जो ये सन की रेज आई हमारे पास, ये सन की रेज जब नीचे आए तो कितनी ये ट्रैप हुई, इसके हिसाब से टेम्परेचर काउंट होगा और इसको क्या कहते हैं, इंसुलेशन। ये इंसुलेशन टर्म है। अब द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के एग्जैक्टली बीच में से क्या जाता है, दिस इज कॉल्ड इक्वेटर, और बिल्कुल टॉप में क्या है, ये नॉर्थ पोल है इधर, एंड इसके ऑपोजिट में क्या है, वही है साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्यों है, हम लोगों ने भी देखा था, डायरेक्शन ऊपर नॉर्थ होता है, इसके ऑपोजिट क्या होगा, साउथ। अब जब हम लोगों ने नॉर्थ पोल ये देखा, जब अभी हम जब अर्थ की बात करते हैं, अर्थ टिल्टेड है, कितना टिल्टेड है, ये इसको दोबारा बना ले क्या एक बार, अर्थ ऐसी है और ये ऐसे हैं। ये नॉर्थ पोल है हमारा, ये साउथ पोल है, ये 23.5 डिग्री पे ये टिल्टेड है। तो सन की रेज डायरेक्टली कहाँ जाती है, इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा है। तो जब हम लोग इंसुलेशन की बात करते हैं, अगर ट्रैप्ड एनर्जी की बात करते हैं, सन की जो एनर्जी है ट्रैप्ड है, सबसे ज़्यादा ट्रैप्ड कहाँ पे है, वो इक्वेटर पे है। इक्वेटर से लेके पोल तक पहुँचते पहुँचते ये क्या है, ये कम होती चली जाती है। इसलिए आप देखेंगे इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है और पोल्स पे सबसे ज़्यादा कोल्ड होता है, ठंडी होती है। टेम्परेचर भी इसी हिसाब से काम करता है। जितनी भी चीज़ें टुवर्ड्स नॉर्थ पोल होंगी ये ठंडे प्रदेश होंगे, जितनी टुवर्ड्स इक्वेटर होंगी वो सारे गर्म प्रदेश होंगे। नाउ टेम्परेचर इन द सिटीज़ इज मच हायर देन दैट ऑफ विलेजेस। सिटीज़ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू विलेजेस के। रीज़न क्या है, जो विलेजेस में क्या है, प्लांट्स, पेड़ पौधे और खेत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से क्या है, ये सारा टाइम प्रेसिपिटेट करते हैं और ये वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करते हैं। वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करने से क्या होगा, ये जल्दी कंडेंसेशन होकर यहाँ जल्दी बारिश हो जाती है और यहाँ पे एक कूल सा एटमॉस्फेयर बना रहता है। लेकिन जब हम लोग शहरों की बात करते हैं, शहर में क्या है, पेड़ पौधे कम होते हैं और ऐसे घर बहुत सारे होते हैं और लंबी लंबी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं। तो ये क्या है, ये किसकी है, कंक्रीट की बिल्डिंग्स हैं। ये कंक्रीट की बिल्डिंग होने का मतलब क्या है कि ये क्या, सरफेस एरिया ज़्यादा हो गया। सरफेस एरिया ज़्यादा होने से जो सन की रेज हैं इन लोगों ने ज़्यादा एब्जॉर्ब की एज़ कम्पेयर टू गाँव में घर हैं भी कम और जितने हैं भी वो या तो कच्चे मकान हैं, पक्के मकान हैं, तो भी बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग नहीं है, छोटी छोटी नीचे नीचे हैं। और उसको कंपनसेट कौन कर देते हैं, पेड़ पौधे कंपनसेट कर देते हैं। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा ये बिल्डिंग क्या करेंगी, ये सन की रेज को एब्जॉर्ब कर लेंगे और उतनी ज़्यादा यहाँ पे हीट जनरेट होगी। दूसरा क्राउडेड एरियाज़ हैं। क्राउडेड एरियाज़ होने की वजह से क्या है, ये जो सन की रेज हैं ये अंदर ही अंदर ये ट्रैप हो जाती हैं, यही ट्रैप होके और ये अगेन ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती हैं। अगर आप अपने घर में एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो आप क्या देख सकते हैं, किसी कमरे में जहाँ खिड़की लगी हो से, अगर ये वाली पूरी दीवार में हमारे खिड़की लगी है तो और यहाँ ग्लास की विंडो है, तो इसको आप बंद कर दीजिए। ग्लास की विंडो करेंगे तो क्या करेंगे, सन की रेज आएंगे और अंदर ही ट्रैप हो जाएंगे, अंदर ही बंद हो जाएंगी, वो बाहर निकल नहीं पाएंगी। तो ये ज़्यादा गर्म हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू इसी कमरे को, जब इसकी ग्लास विंडो है इसको हम लोग ओपन छोड़ दें। इसको ओपन छोड़ देंगे तो क्या होगा, रेज आएंगी ज़रूर लेकिन वापस चली जाएंगी, अंदर ट्रैप नहीं होंगी, तो ये कंपैरेटिवली उतना गर्म नहीं होगा। शहरों में क्या है, जो सड़कें हैं ये भी एस्फॉल्ट की बनी हैं, है ना, तो इससे क्या होगा, या कंक्रीट की बनी है तो वो क्या, वैसे ब्लैक कलर की होती हैं तो वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करती हैं, ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करके वो गर्म होती है और रात भर वो हीट फिर वो रेडिएट करती रहती हैं बाहर, जिससे गर्मी बढ़ जाती है। एयर प्रेशर की हम लोग जब बात करते हैं, एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। ये अर्थ है, इसके सरफेस के ऊपर जितना प्रेशर
हवा ने एक्सर्ट किया है, इसको कहते हैं एयर प्रेशर। जितना हम लोग ऊपर जाते जाएंगे द प्रेशर फॉल्स रैपिडली। सबसे ज़्यादा प्रेशर किस में होगा? ट्रोपोस्फेयर में। और जैसे हम ऊपर जाएंगे एग्जोस्फेयर में सबसे ज़्यादा कम प्रेशर है, सबसे कम प्रेशर है एग्जोस्फेयर में। एयर प्रेशर इज़ हाईएस्ट एट सी लेवल पे हाईएस्ट होगा और डिक्रीज करता रहेगा हाइट के साथ साथ। हॉरिजॉन्टली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर ऑफ एयर एट गिवन प्लेस। टेम्परेचर से कैसे इन्फ्लुएंस होती है? अगर इक्वेटर है, इक्वेटर के पास अगर हम बात करें तो यहाँ हवा जल्दी गर्म हो जाती है, जल्दी गर्म होकर ये ऊपर उठ जाएगी, और जैसे ही ऊपर उठेगी यहाँ एक वॉइड, एक खाली जगह क्रिएट होगी, तो यहाँ भाग के कौन इसको भर देगा? इस वॉइड को कौन फिल करेगा? ये फिल करेगी कोल्ड एयर। हॉट एयर ऊपर चली गई और कोल्ड एयर नीचे आ गई। द एरियाज वेयर टेम्परेचर इज़ हाई एयर गेट्स हीटेड एंड राइजेज। गर्म हो जाएगी और ऊपर उठ जाएगी। इसकी वजह से वहाँ पे लो एयर प्रेशर हो जाएगा, और लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काईज एंड वेट वेदर। ये ऊपर उठेगी तो तुरंत यहाँ कोल्ड एयर आ जाएगी, और आफ्टर सम टाइम क्या होगा? यहाँ बारिश हो जाएगी। एरियाज हैविंग लो टेम्परेचर, जहाँ लो प्रेशर होगा वहाँ जल्दी ही क्या होगा? वो जब उसको वॉइड को फिल करने के लिए जल्दी कोल्ड एयर आएगी तो अपने साथ क्या मॉइस्चर लेके आएगी, तो यहाँ जल्दी यहाँ का वेदर क्या होगा? वेट होगा, जल्दी बारिश हो जाती है। जहाँ लो प्रेशर होता है वहाँ एयर इज कोल्ड, इट इज़ देयर फॉर हैवी। इन एरियाज हैविंग लोअर प्रेशर द एयर इज, नहीं ये गलत लिखा है, जो कोल्ड एयर है वो हैवी होती है। हैवी एयर क्या है? नीचे आ जाएगी, नीचे आके वो जो हाई प्रेशर एरिया क्रिएट करेगी। हाई प्रेशर किससे एसोसिएटेड होता है? क्लियर एंड सनी स्काईज। जैसे ही ठंडी हो गई, ठंडी होकर ज़्यादा प्रेशर क्रिएट किया, ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करके तुरंत ये वॉइड एरिया में आ जाएगी। एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हाई प्रेशर कहाँ पे था? कोल्ड एयर में, और लो प्रेशर कहाँ था? हॉट एयर में। तो हॉट ऊपर चली गई, कोल्ड दौड़ के यहाँ आ गई, तो इसने क्या किया? हाई प्रेशर इसने जनरेट किया। जब हम लोग विंड्स की बात करें, इससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इन डिग्री इज डिग्री सेल्सियस। हम कैसे कहते हैं? डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट भी लेते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड क्या है? वो डिग्री सेल्सियस है। इसको इन्वेंट किया था एंड्रेस सेल्सियस ने। ऑन द सेल्सियस स्केल द वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। जब पानी को बॉयल करना है उसको 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट प्रोवाइड करो, वो बॉयल हो जाएगा और फ्रीज हो जाता है 0 डिग्री पे। मून के ऊपर जब हम चांद पे जाते हैं एस्ट्रोनॉट्स, तो वहाँ ना कोई हवा है, हवा नहीं है, तो इसलिए कोई एयर प्रेशर भी नहीं है। इसे जब वो स्पेस सूट्स जो वो स्पेस सूट्स पहनते हैं एस्ट्रोनॉट्स, उसमें क्या है? हवा भरी होती है, और इसी की वजह से क्या होता है? उनकी जो बॉडी का टेम्परेचर है, वो जो प्रेशर है वो मेंटेन कर पाते हैं। अगर वो स्पेस सूट्स में अगर हवा नहीं होगी, वो सूट्स पहन के वो नहीं जाएंगे, तो उस केस में क्या होगा? उनकी जो ब्लड वेसल हैं ये बर्स्ट हो जाएंगी आउट ऑफ प्रेशर, और वो दे में ब्लीड एंड दे में डाई ऑल्सो। अ विंड इज नेम्ड आफ्टर द डायरेक्शन इन विच इट फ्लोज। जो हवा है उसका नाम कैसे होता है? जिस दिशा में वो बह रही है उस दिशा के हिसाब से इसका नाम होता है। कोई वेस्ट से हवा चल रही है तो उसका नाम है वेस्टर्ली, और अगर कोई ईस्ट से चल रही है तो उसका नाम क्या है? ईस्टर्ली। ईस्ट वेस्ट कैसे देखा था हम लोगों ने? अपने राइट साइड में ईस्ट है और लेफ्ट साइड में क्या है? वेस्ट। ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर इज कॉल्ड विंड। हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाएगी, हम देखा ऊपर कैसे जाएगी। You can see wind at work as it blows dry leaves down the pavement or uproots trees during a storm. Sometime when the wind blows gently you can even, हाँ जब विंड धीरे धीरे चलेगी तो हम देख भी पाते हैं उसको, स्मोक साथ में लेके जा रही है, स्मोक उड़ता हुआ देख पाते हैं हम लोग, तो उससे हम उसकी दिशा पहचान लेते हैं कि किस दिशा से चल रही है वो। बाकी विंड वेन तो है ही अपने पास। अगर बहुत तेज़ हवा चलती है तो कभी कभी हमें साथ में पुश भी कर लेती है ना? जैसे बारिश भी हो रही है और हवा भी हो रही है, लेकिन हवा भी चल रही है, लेकिन बहुत तेज़ हवा चलती है तो हमारा अम्ब्रेला क्या है? वो उड़ जाता है या उल्टा हो जाता है, हम उसको होल्ड नहीं कर पाते, कंट्रोल नहीं कर पाते। तो ये क्या है? विंड की स्पीड है। विंड इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू
3 टाइप्स, 3 तरह की विंड होती हैं, परमानेंट विंड्स, सीजनल विंड्स एंड लोकल विंड्स। लोकल विंड्स के ढेर सारे नाम होते हैं, ये हम लोग अभी देखेंगे। ये हैं सारे लोकल विंड के नेम, ये सब लोकल विंड्स हैं, पढ़ेंगे थोड़ी देर में इसको। अभी हम लोग ये देख लेते हैं। ये हमारी दिस इज़ अर्थ। जब हम लोग अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ में दिस इज़ इक्वेटर, दिस इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड दिस इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। हमने क्या देखा, ये है दिस इज़ इक्वेटोरियल लो प्रेशर। लो प्रेशर क्यों है? क्योंकि यहाँ गर्मी होती है ना, गर्मी होने की वजह से हवाएं यहाँ गर्म हो जाती हैं। एंड दिस इज़ कॉल्ड सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, हॉर्स लैटिट्यूड भी कहते हैं। दिस इज अगेन सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, हॉर्स लैटिट्यूड, दोनों सेम चलेंगे ना ऊपर नीचे। सब पोलर लो प्रेशर या सब पोलर लो प्रेशर, दिस इज हाई प्रेशर एंड दिस इज हाई प्रेशर अगेन। अभी हम देखेंगे हाई प्रेशर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे स्नो रहती है अक्सर, है ना, ठंड रहती है। अब इसमें हवाएं कैसे चलती हैं इन दोनों के बीच, ये हैं नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। हमने क्या देखा था, हमारे राइट में ईस्ट है और लेफ्ट में क्या है, वेस्ट। ये ईस्ट से चल के आ रही हैं तो इनका नाम क्या है, ईस्टर्लीज, है ना, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। ये कहाँ है, ये वेस्ट से चल के ईस्ट में जा रही हैं, वेस्ट से चल के ईस्ट की तरफ जा रही है तो इनका नाम क्या है, वेस्टर्लीज, प्रीवेलिंग वेस्टर्लीज। ये अगेन ईस्ट की तरफ जा रही हैं, ये है पोलर ईस्टर्लीज। सेम इसमें आप देखेंगे सेम ऐसा ही। ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, साउथ से लेके ईस्ट की तरफ जा रही हैं। ये है वेस्ट से आ रही हैं तो वेस्ट विंड, ये पोल से लेके ईस्ट की तरफ जा रही है तो इनका नाम है पोलर ईस्टर्लीज। तो ये देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेंगे अच्छे से और इसको वैसे ही हम लोग याद भी कर लेंगे। ये बाद में आगे मॉनसून वगैरह पढ़ने में भी बहुत हेल्प करेगा हमारी, तो ये हम हवाएं याद रखेंगे। हमने क्या देखा, इक्वेटोरियल लो प्रेशर, नाउ वी हैव सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, हॉर्स लैटिट्यूड भी कहते हैं, सेम यहाँ पे भी है। नाउ सब पोलर लो प्रेशर, यहाँ है हाई प्रेशर, सब पोलर लो प्रेशर एंड हियर वी हैव हाई प्रेशर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इनके नाम कैसे कैसे हैं। ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज, पोलर ईस्टर्लीज, ऊपर नीचे बिल्कुल सेम है। जिस दिशा से हवा चलती है उसका नाम वैसे ही है। ईस्ट से लेके वेस्ट की तरफ आएगी तो इसका नाम ईस्टर्ली होगा, और वेस्ट से लेके ईस्ट की तरफ जाएगी तो इसका नाम होगा वेस्टर्ली। तो बिल्कुल नाम इनके ऐसे ही हैं, डायरेक्शन इनकी देख लेंगे और ये ऐसे मूव करेगा। अब परमानेंट विंड्स कौन सी हैं, द ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज, है ना। ट्रेड विंड कौन सी थी, ये थी ट्रेड विंड्स, ये वेस्टर्ली और ये ईस्टर्ली आर द परमानेंट विंड, ये परमानेंट विंड है। दे ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये पूरा साल चलती हैं और ये इसी दिशा में ही चलती हैं, ये मूव नहीं करती हैं। सीजनल विंड क्या है, सीजन के हिसाब से हैं। दीज विंड चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन, हर सीजन के हिसाब से इनकी दिशा बदल जाती है। फॉर एग्जाम्पल मानसून, ये मानसून हम लोग बड़ी क्लास में पढ़ेंगे। नाउ वी हैव, मानसून की वजह से बारिश होती है अपने यहाँ, है ना। लोकल विंड्स की जब हम लोग बात करते हैं, दे ब्लो ओनली इन ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और ईयर इन ए स्मॉल एरिया। लोकल है तो इसलिए एक पर्टिकुलर रीजन में ही ये से, अगर ये पूरा हिंदुस्तान है, तो इसके अगर यहाँ चल रही है तो यहाँ की लोकल है, यहाँ चली तो यहाँ की लोकल, यहाँ चली तो यहाँ की लोकल। तो ये लोकल विंड क्या है, ये लोकल एरिया की तरफ से होती हैं और ये पर्टिकुलर डे में या पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे ही चलती हैं। एग्जाम्पल लैंड एंड सी ब्रीज क्या हो, ठंडी हवाएं, है ना, जो ज़मीन पे चलती हैं या फिर समुद्र के ऊपर चलती हैं। डू यू रिकॉल द हॉट एंड ड्राई लोकल विंड ऑन द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, इट इज़ कॉल्ड लू, है ना। लू कहाँ चलती हैं, जहाँ बहुत गर्म प्रदेश होते हैं, है ना। अपने यहाँ लू चलती हैं नॉर्थ इंडिया में। अब लोकल विंड के नाम देख लेते हैं। चिनूक और स्नो ईटर, है ना, ये कहाँ पे होती है, रोकीज माउंटेन्स में। फोहीन एल्प्स में, रोकीज इज इन अमेरिका, इज नॉर्थ अमेरिका। एल्प्स की बात करते हैं, ये हमारा स्विट्ज़रलैंड वाला हिस्सा यूरोप में। खामसीन इजिप्ट में है।
सिरोको इज़ इन सहारा टू द मेडिटेरियन सी, अफ्रीका। सोलानो ये सहारा टू आइबेरियन पेनिनसुला, आइबेरियन पेनिनसुला का है टर्की। नाउ हरमाटन और गिनी डॉक्टर ये है वेस्ट अफ्रीका। बोरा हंगरी टू नॉर्थ इटली, अगेन यूरोप। मिस्ट्रल एल्प्स एंड फ्रांस में। पुनास वेस्टर्न साइड ऑफ एंडीज माउंटेन्स। ब्लिजार्ड टुंड्रा रीजन। पुरगा रशिया। लेवेंटर स्पेन, नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड। सेंटा आना कैलिफोर्निया। काराबुरुन इट इज़ सेंट्रल एशिया। कलीमा इज़ सहारन एयर अक्रॉस द कैनरी आइलैंड्स, कैनरी आइलैंड्स ये अफ्रीका के थोड़ा सा इस तरफ आती हैं, स्पेन की इनके ऊपर, स्पेन का हिस्सा है ये कैनरी आइलैंड। जैसे हमारा वी हैव दिस लक्षद्वीप और अंडमान, ऐसे ही इनका कैनरी आइलैंड है। नो एलिफेंटा मालाबार कोस्ट, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको हम लोग याद कर लेंगे। सारे इनके नेम्स ये सब के सब इम्पॉर्टेंट हैं। इनको अगर हम लोग एक बार मैप में देख लेंगे, एटलस में देख लेंगे तो और जल्दी याद हो जाएगा। ये अक्सर एग्ज़ाम्स में सब पूछ लिया जाता है। साइक्लोन, साइक्लोन जब आता है तो बहुत डिस्ट्रक्शन करता है। ये एक पेपर की न्यूज़ है, उड़ीसा में साइक्लोन आया था। उड़ीसा में अक्सर साइक्लोन आता ही रहता है ना। साइक्लोन क्या होता है, बहुत बहुत ज़ोर की हवाएं चलती हैं और ये अपने साथ बारिश भी लेके आती हैं और ये क्या करती हैं, ये बहुत तबाही कर देती हैं, बहुत बहुत सारा नुकसान कर देती हैं। नाउ हम रेन की बात कर लेते हैं, अलग अलग तरह की रेंज। साइक्लोन के अब बेसिकली तीन रीजंस की वजह से आते हैं। विंड की वेलोसिटी, कि किस वेलोसिटी से, किस स्पीड से विंड चल रही है ना। रेन वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज स्पीड, स्पीड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। स्पीड के साथ अगर एक डायरेक्शन हम जोड़ दें तो वो बन जाती है वेलोसिटी। नेक्स्ट इज रेन एंड लास्ट इज टाइडल सर्ज। टाइडल सर्ज क्या होता है, जब समुद्र की जो लहरें हैं ये ऊंची ऊंची चलनी शुरू हो जाएं तो दिस इज़ टाइडल सर्ज, है ना। वेव्स क्या होती हैं, ये छोटी छोटी होती हैं। टाइड क्या है, ये बहुत बड़ी बड़ी वेव्स होती हैं। हैवी रेन ऑकर्ड अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ साइक्लोन फॉर 3 days। ये साइक्लोन में हुआ ना, उड़ीसा में हुआ था। 3 दिन तक लगातार बहुत हैवी रेन चलती थी, जिसकी वजह से फ्लडिंग सिचुएशन भी आ गई थी और बहुत नुकसान होता है इसमें एग्रीकल्चरल लेवल पे या फिर हम लोग इकोनॉमिक लेवल पे बात करें तो। नाउ मॉइस्चर, when water evaporates from land in different water bodies it becomes water vapor। तालाब हैं, समुद्र है, एंड वी हैव लेक्स, वी हैव रिवर्स, वी हैव पॉन्ड्स। यहाँ से क्या है, सूरज की गर्मी से ये पानी इवेपोरेट हो जाता है। इवेपोरेट होकर ऊपर क्या बन जाते हैं, वाटर वेपर्स। मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज नोन एज ह्यूमिडिटी। हवा में जो भी मॉइस्चर रहेगा, जितने वाटर वेपर रहेंगे, ये क्या क्रिएट करेंगे, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। When air is full of water vapor we call it a humid day। जब कभी कभी ना बहुत चिपचिपा दिन लगता है हम लोगों को गर्मियों में, तो वो चिपचिपा क्यों है, क्योंकि हवा में बहुत सारे वाटर वेपर्स हैं, इसलिए उसको कहते हैं ह्यूमिड डे। बहुत ह्यूमिडिटी है, बहुत ह्यूमिड है। एयर गेट्स वार्मर, इट्स कैपेसिटी टू होल्ड वाटर वेपर इंक्रीजेज। जब हवा गर्म हो जाती है तो क्या उसके पार्टिकल्स, इसे ऐसे पार्टिकल्स हैं उसके, ये हैं ठंडी में, जब गर्म होंगे तो उसके पार्टिकल्स दूर दूर चले जाएंगे, दूर दूर जाएंगे तो वाटर वेपर रिटेन करने की कैपेसिटी इसकी बढ़ जाएगी। ऑन अ ह्यूमिड डे क्लोथ्स टेक लॉन्गर टाइम टू ड्राई। जो हमारे कपड़े हैं बहुत देर में सूखते हैं और जो हमें पसीना आता है वो भी बहुत देर में सूखता है। इसकी वजह से हमें बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। लेकिन जब वाटर वेपर राइज करेंगे तो वो, जैसे हवा गर्म हवा है तो ये ऊपर जाएगी लो प्रेशर की वजह से, जैसे ये ऊपर जाएगी वो धीरे धीरे ठंडी होती चली जाती है। और जो वाटर वेपर हैं क्या है, कंडेंस हो जाएंगे, मतलब थोड़े से सॉलिड फॉर्म में आ जाएंगे। और जब ये कंडेंस होंगे तो इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी और डेंसिटी बढ़ने की वजह से क्या होगा, फिर बारिश होगी, फिर ये पानी बारिश बन के ये नीचे गिर जाएंगे। व्हेन दीज ड्रॉपलेट ऑफ बिकम टू हैवी, बहुत भारी हो जाएंगे तो ये प्रेसिपिटेशन बन के नीचे आ जाएंगे, बारिश बन के नीचे आ जाएंगे। प्रेसिपिटेशन इज रेनफॉल।
जेट प्लेन्स कभी कभी आप लोगों ने स्काई में देखे होंगे, आसमान में देखे होंगे। जब ये जाते हैं तो इनके पीछे एक वाइट सा ऐसे निशान छोड़ जाते हैं, ट्रेल छोड़ जाते हैं। कभी कभी ये दे मेक सच काइंड ऑफ फिगर्स ऑल्सो। तो ये किस लिए है? बिकॉज ऑफ वाटर वेपर्स। प्रेसिपिटेशन दैट कम डाउन टू अर्थ इन लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड रेन। प्रेसिपिटेशन जब धरती पे जब वो वाटर वेपर नीचे गिरते हैं तो दिस इज कॉल्ड रेनफॉल। अब ये अलग अलग तरीके से होती है। कभी कभी जो माउंटेनियस जोन्स है वहाँ पे जहाँ बहुत ठंड होगी तो हवा में बहुत हवा भारी हो गई थी, अब उसका तो काम है वो पानी तो नीचे आएगा ही। अगर ठंड होगी तो क्या होगा, ये स्नोफॉल की उसमें आएगा, स्नो बन के ये नीचे फॉल करेगा, तो इसको कहते हैं स्नोफॉल। कभी कभी हम लोग देखते हैं हमारे यहाँ हेल स्टॉर्म्स होते हैं। हेल स्टॉर्म मतलब ओले गिरते हैं। ओले कैसे गिरते हैं कि वो जब आया ठंडी थी, ठंडी के कारण क्या हुआ, कुछ कुछ जो ये सॉलिड पार्टिकल्स आइस फॉर्मेट में ये नीचे गिर गए। एक और होता है, इसको कहते हैं स्लीट। स्लीट क्या होता है कि ऊपर से तो आई थी बारिश, लेकिन यहाँ ठंडी होने की वजह से क्या हुआ, ये बारिश क्या बन गई, ये बारिश बन गई सॉलिडिफाई हो गई। सॉलिडिफाई होने की वजह से क्या हुआ, ये बन गई स्लीट। मतलब कुछ रेन वाटर नीचे आया और कुछ स्नो के पार्टिकल्स नीचे आए, तो इसको कहते हैं स्लीट। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन वाटर। जितना भी ग्राउंड वाटर है उसका मोस्टली हिस्सा बारिश से आता है। प्लांट हेल्प प्रिजर्व वाटर। पानी प्लांट जो हैं वो पानी को प्रिजर्व करते हैं। द ट्रीज ऑन हिल साइड्स आर कट। रेन वाटर फ्लोज डाउन द बेयर माउंटेन्स एंड कोज फ्लडिंग टू द लो लाइंग एरियाज। जब जो भी माउंटेन्स के ऊपर ट्रीज हैं अगर इनको काट देंगे हम लोग तो क्या होगा, इनको काटने से जो इनके रूट्स ने जो पत्थरों को और जो ज़मीन की जो मिट्टी है इसको जो पकड़ के रखा था वो पकड़ नहीं पाएगा, तो क्या होगा, बारिश की वजह से जो माउंटेन्स हैं ये इरोड होंगे और ये अपने साथ साथ क्या होगा, बड़े बड़े पत्थर नीचे ले जाएंगे। द कन्वेंशनल रेनफॉल 3 तरह की होती है, कन्वेक्शनल, ओरोग्राफिक एंड साइक्लोनिक। साइक्लोनिक साइक्लोन की वजह से, वार्म एयर थी, गर्म हवा थी, वो ऊपर चली गई, ठंडी हवा ने आके इस वॉइड को भरने की कोशिश की तो बारिश होगी, तो ये क्या है, साइक्लोनिक एयर रेनफॉल। ओरोग्राफिक या रिलीफ रेनफॉल क्या है, ये माउंटेन्स आए, सॉरी क्लाउड्स आए, क्लाउड्स क्या थे, ये भरे हुए थे मॉइस्चर से, तो जैसे ही ये टकराए किसी भी चीज़ के साथ, पेड़ से टकराए या माउंटेन से टकराए तो ये बारिश होगी। दिस इज़ कॉल्ड रिलीफ या ओरोग्राफिक रेनफॉल। कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या है, गर्म हवा ऊपर चली गई, ठंडी हवा नीचे आएगी और फिर ये बारिश होगी। दिस इज़ कॉल्ड कन्वेक्शनल रेनफॉल। इसको और डिटेल में हम बड़ी क्लास में पढ़ेंगे। रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। रेनफॉल ज़रूरी है चूँकि पानी ज़रूरी है। फ्रेश वाटर लेके आता है ये धरती के ऊपर रेनफॉल, और रेनफॉल अगर पानी होगी तो पानी की स्कैरसिटी हो जाएगी, सूखा पड़ जाएगा, ड्रॉट आ जाएगा, ड्रॉट इज सूखा, और ज़्यादा अगर बारिश हुई तो फ्लड आ जाएंगे या बाढ़ आ जाएगी। अदर फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, स्नो, स्लीट एंड हेल, जिसको हम लोगों ने जस्ट अभी डिस्कस किया। ये स्नोफॉल होने के बाद का हिस्सा है, ये स्नोफॉल हो रही है, वी कैन सी इन द पिक्चर्स। स्लीट एंड ग्राउपल है ना, ये क्या है, स्लीट क्या है, लिक्विड प्रेसिपिटेशन दैट फ्रीजेस बिफोर रीचिंग द ग्राउंड। बाहर ठंडी थी, बारिश हो रही थी, तो बाहर ठंडी की वजह से क्या हुआ, कुछ कुछ पानी है ये बर्फ़ बन गया, और ये है स्लीट। ग्राउपल क्या है, स्नो फ्लेक्स दैट कलेक्ट्स सुपर कूल्ड वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन इट्स सरफेस। जैसे क्या हुआ, हम बारिश आ रही थी नीचे, लेकिन ऊपर जो भी स्नो पार्टिकल्स थे क्लाउड्स के अंदर, ये भी इसके साथ नीचे आए। दिस इज कॉल्ड ग्राउपल। ये स्लीट हो रही है, बारिश भी है और कुछ कुछ स्नो के पार्टिकल्स भी हैं। एंड दिस इज हेल, ओले है ना, ये ऐसे इसी फॉर्मेट में गिरते हैं। कभी कभी अकेले ओले गिर जाते हैं, कभी कभी ये पानी के साथ गिर जाते हैं। सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड आवर यूनिट 4।